नमस्कार। आज हम उपिंदर सिंह की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवियल इंडिया के चैप्टर 2 हंटर गैदरर्स ऑफ द पेलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक एजेस पर बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, साल था 1863। रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक जियोलॉजिस्ट, मद्रास के पास पल्लवरम में घूम रहे थे और उन्हें जमीन पर एक अजीब सा गड़ा हुआ पत्थर मिला। हाँ, वो एक पेलियोलिथिक हैंड एक्स, पूरा पाषाण हस्तकुठार था। शायद उस वक्त फुट को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खोज कितनी बड़ी साबित होगी। बिल्कुल, इस एक खोज ने एक तरह से भारत के लाखों साल पुराने प्रागैतिहासिक अतीत, इंडियन प्री हिस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। सही कहा। और यहीं से शुरुआत हुई भारत के सबसे पुराने बाशिंदों, हंटर गैदरर्स, आखेटक संग्राहकों को समझने के। तो आज हम इसी लंबे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। पेलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण युग से लेकर मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग तक। ये जानना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये अध्याय मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने की बुनियाद है। हमारे पूर्वज कैसे विकसित हुए, वो किन माहौल में रहे, पैलियो एनवायरमेंट्स कैसे थे, उनके समाज, अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज कैसे थे, ये सब समझने के लिए ये चैप्टर बेहद अहम है। राइट। और उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद ये विषय थोड़ा आसान लगेगा, चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। वी प्रॉमिस सम aha मोमेंट्स। कोशिश यही रहेगी। तो फुट की खोज के बाद और भी कई शुरुआती खोजें हुईं, जैसे लेमस्यूरियर को 1856 में एक एरो हेड मिला। धीरे धीरे पूर्वी विंध्य, जबलपुर, सिंध, अंडमान, बंगाल, कई जगहों से ऐसे सबूत मिलने लगे। और क्या इन खोजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली? हाँ, बिल्कुल। फुट और दूसरे जियोलॉजिस्ट्स, भूवैज्ञानिक जैसे विलियम किंग अपने निष्कर्ष यूरोप के बड़े विद्वानों जैसे चार्ल्स लायल और जेडी एवंस के साथ साझा कर रहे थे। फुट के कलेक्शन को तो 1873 की वियना एग्जीबिशन में भी दिखाया गया। इससे इंडियन प्री हिस्ट्री को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। तो इन लाखों साल पहले के लोगों के बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या हैं? What are the sources of information? सबसे बड़ा स्रोत तो है उनके पत्थर के औजार, स्टोन टूल्स। ये बड़ी संख्या में मिलते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। लेकिन सिर्फ औजार ही नहीं, हमें स्ट्रक्चरल रिमेन्स, संरचनात्मक अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कहीं झोपड़ी के निशान या पत्थर की दीवारें। अच्छा, अवशेष भी? हाँ, कहीं कहीं। फिर बरियल्स, अंत्येष्टि या कब्रें हैं जिनसे उनके रीति रिवाजों का अंदाजा लगता है। प्लांट रिमेन्स, पौधों के अवशेष और ह्यूमन एंड एनिमल बोन्स, मानव और पशुओं की हड्डियां भी बहुत कुछ बताती हैं। और हाँ, रॉक आर्ट तो है ही जो उनकी जिंदगी की एक झलक दिखाती है। आपने कहा पत्थर के औजार सबसे अहम स्रोत हैं। इन्हें देखकर क्या पता चलता है? सिर्फ ये कि वो पत्थर तोड़ना जानते थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। पहली बात तो ये कि औजार बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें समय, ताकत, मेहनत, कौशल और धैर्य सब लगता था। सोचिए, सही पत्थर चुनना, फिर उसे सही तकनीक से तोड़कर मनचाहा आकार देना। हाँ, बात तो सही है। कुछ औजार तो इतने सधे हुए और सुंदर हैं, एस्थेटिकली फैशन्ड, कि लगता है बनाने वाले को सुंदरता का भी ख्याल था। दूसरी बात है कॉन्टेक्स्ट। औजार कहाँ मिला है, ये बहुत जरूरी है। क्या वो उसी जगह मिला जहां बनाया या इस्तेमाल किया गया, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट, या कहीं और से बहकर आया, सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट? इससे जानकारी की रिलायबिलिटी पता चलती है। और ये कैसे पता करते हैं कि औजार किस काम आता था? इसके कई तरीके हैं। एक है एक्सपेरिमेंटेशन। आर्कियोलॉजिस्ट खुद वैसे ही औजार बनाकर इस्तेमाल करके देखते हैं। दूसरा है एथनोग्राफिक पैरेलल्स, मतलब आज के हंटर गैदरर समुदायों को देखकर अंदाजा लगाना कि वो औजारों का इस्तेमाल कैसे करते होंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है माइक्रोवेयर एनालिसिस, सूक्ष्म घिसाव विश्लेषण। इसमें माइक्रोस्कोप से औजार को धार पर पड़े बहुत बारीक निशानों, जैसे पॉलिश, ग्लॉस या वेमार्क्स को देखा जाता है। ओह, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चल सकता है कि औजार लकड़ी काटने, हड्डी तोड़ने, खाल छीलने, मांस काटने या शायद पौधे काटने के काम आता था। अलग अलग काम से अलग अलग तरह के निशान पड़ते हैं। है ना कमाल की तकनीक? हाँ, ये तो सच में कमाल है। अच्छा, ये औजार बनाता कौन था? क्या सिर्फ पुरुष? ये कहना मुश्किल है। आमतौर पर माना जाता है कि शायद पुरुष शिकार के लिए भारी औजार बनाते थे और महिलाएं घर के कामों के लिए छोटे औजार। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं।
सच तो ये है कि शायद पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से औजार बनाते और इस्तेमाल करते थे। हमें ये जेंडर स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर प्रागैतिहास का अध्ययन सिर्फ औजारों को क्लासिफाई करना नहीं है, बल्कि उन लोगों की पूरी जीवन शैली, लाइफ वेज को समझना है। एग्जैक्टली। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और मानव विकास को समझना होगा। दिस इज अ हाईली क्रूशियल टॉपिक। हाँ, ये तो है। पृथ्वी करीब 4.5 अरब साल पुरानी है और हम इंसान, मतलब एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, तो मुश्किल से पिछले 2 लाख या 3 लाख सालों से ही हैं। समय का ये पैमाना ही दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल। और इस विकास को समझने में 19वीं सदी के कुछ विचारकों का बड़ा हाथ रहा। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन और एडेप्टेशन, अनुकूलन की बात की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राइट। और चार्ल्स लायल की प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी 1833 ने बताया कि पृथ्वी लगातार बदलती रहती है एरोजन, कटाव, अर्थक्वेक्स, भूकंप जैसी प्रक्रियाओं से। हाँ, और थॉमस हेनरी हक्सले ने 1863 में एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर लिखकर डार्विन के सिद्धांत को इंसानों पर लागू किया। लेकिन उस समय इन विचारों को मानना आसान नहीं रहा होगा। बिब्लिकल थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो थी, बिल्कुल, बहुत विरोध हुआ। इसी वजह से जैक्स बुचे डे पेर्थिस, जिन्होंने फ्रांस की सोम घाटी में पत्थर के औजारों के साथ विलुप्त जानवरों की हड्डियां खोजी थीं, उन्हें अपनी खोज को मान्यता दिलाने में सालों लग गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंसान इतने प्राचीन हो सकते हैं। तो अब आते हैं जियोलॉजिकल एराज, भूवैज्ञानिक युगों पर। हाँ, पृथ्वी के इतिहास को मोटे तौर पर 4 युगों में बांटा गया है। प्राइमरी या पैलियोजोइक, सेकेंडरी मेसोजोइक, टर्शरी और क्वाटरनरी। हमारा ज्यादातर वास्ता सीनोजोइक एरा से है, जिसे स्तनधारियों का युग भी कहते हैं। सीनोजोइक एरा? जी, सीनोजोइक एरा को 7 एपोक्स में बांटा गया है। इनमें से हमारे लिए सबसे जरूरी है प्लिस्टोसीन, जो करीब 1.6 मिलियन साल पहले शुरू होकर 10,000 साल पहले तक चला, और होलोसीन, जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ये नाम याद रखने जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग का ज्यादातर हिस्सा प्लिस्टोसीन में पड़ता है और मेसोलिथिक और नियोलिथिक युग होलोसीन में आते हैं। और इसी दौरान हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। जी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझने के लिए स्पीशीज, प्रजाति और जीनस, वंश जैसे कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं। जैसे हम कुत्ते को कैनिस फेमिलियरिस कहते हैं और भेड़ियों को कैनिस लूपस। दोनों का जीनस कैनिस एक है, पर स्पीशीज अलग है। और हम इंसान? हम हैं होमो सेपियंस सेपियंस। होमो हमारा जीनस है, सेपियंस हमारी स्पीशीज, और सेपियंस दोबारा ये दिखाता है कि हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं। होमो सेपियंस का मतलब है थिंकिंग मैन या वाइज मैन। तो ये मानव विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, क्या थे? देखिए, ये कहानी फॉसिल एविडेंस, जीवाश्म साक्ष्य पर आधारित है। लेकिन फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल है, और जो मिलते हैं वो अक्सर अधूरे होते हैं। तो पूरी कहानी जोड़ना एक चुनौती है। फिर भी कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं जो विकास दिखाते हैं। जैसे क्रेनियल कैपेसिटी, यानी ब्रेन साइज, मस्तिष्क का आकार का बढ़ना, पेल्विक स्ट्रक्चर में बदलाव ताकि 2 पैरों पर सीधा चला जा सके, जिसे बाइपीडलिज्म कहते हैं, और डेंटल स्ट्रक्चर में बदलाव। और ये तो हुए शारीरिक बदलाव, सांस्कृतिक विकास भी तो हुआ होगा? बिल्कुल, कल्चरल एवोल्यूशन भी साथ साथ चला। इसमें पत्थर के औजार बनाना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन का विकास, लैंग्वेज, भाषा की शुरुआत, और सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार की क्षमता जैसे कला या अनुष्ठान शामिल हैं। तो शुरुआती होमिनिड्स कौन थे? सबसे पुराने माने जाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो करीब 4.4 से 1.8 मिलियन साल पहले अफ्रीका में थे। इनसे भी पहले आर्डिपिथेकस का जिक्र आता है। ये 2 पैरों पर चलते थे। फिर आए होमो हैबिलिस, हैंड यूजिंग मैन, करीब 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में। ये पहले थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। करीब 2.5 मिलियन साल पहले इथोपिया के हेडार जैसी जगहों पर ओल्डवाई गॉर्ज में भी इनके अवशेष मिले हैं। होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, अपराइट मैन, करीब 1.7 मिलियन साल पहले। ये पूरी तरह सीधे खड़े होके चलते थे। ये अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैले,
जावा और चीन की ज़ाओकुडियन गुफाओं में इनके महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ज़ाओकुडियन में तो औजारों और जानवरों की हड्डियों के साथ आग के इस्तेमाल के भी संकेत हैं। होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस। हाँ, होमो सेपियंस का विकास करीब 5 लाख साल पहले हुआ माना जाता है। इसी जोंग में आते हैं निएंडरथाल्स। होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस जो करीब 1,30,000 साल पहले यूरोप और एशिया में थे, वो हमसे थोड़े अलग थे और फिर विलुप्त हो गए, या शायद कुछ हद तक हम में मिल गए। ये अभी भी बहस का विषय है। और आखिर में हम होमो सेपियंस सेपियंस। जी, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, जिनका उद्भव अफ्रीका में करीब 1,95,000 से 1,50,000 साल पहले हुआ माना जाता है, इथियोपिया के हर्टो जैसी जगहों पर मिले सबूतों के आधार पर। यहीं पर वो आउट ऑफ अफ्रीका वाली थ्योरी आती है ना। हाँ, एक सिद्धांत कहता है कि आधुनिक मानव अफ्रीका में विकसित हुए और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैले, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल। दूसरा सिद्धांत, मल्टी रीजनल एवोल्यूशन, कहता है कि होमो इरेक्टस के अलग अलग जगहों पर फैले समूह धीरे धीरे अपने अपने इलाकों में विकसित होकर आधुनिक मानव बने। हालांकि ज्यादातर सबूत आउट ऑफ अफ्रीका को सपोर्ट करते हैं। ये जानना भी दिलचस्प है कि कई बार अलग-अलग होमिनिड स्पीशीज एक ही समय और एक ही इलाके में रहती थीं। बिल्कुल, ओल्डोवाई गॉर्ज या ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ऐसे सबूत मिले हैं जहां अलग अलग प्रजातियां साथ साथ मौजूद थीं। इवोल्यूशन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक जटिल पेड़ की तरह है जिसकी कई शाखाएं निकलीं और कुछ आगे बढ़ीं, कुछ वहीं खत्म हो गईं। अब ये समझते हैं कि मानव होने का मतलब क्या है। What does it mean to be human? ये भी एक की कॉन्सेप्ट है। हाँ, जैविक रूप से देखें तो हम प्राइमेट्स हैं, बाइपेडल हैं, हमारे हाथ प्रेहेंसाइल हैं, चीजें पकड़ सकते हैं, जबड़ा छोटा है। और कुछ खास बातें हैं जैसे मादाओं में एस्ट्रस साइकिल का ना होना, बच्चों का दिमाग जन्म के समय अविकसित होना और उनका लंबे समय तक माता पिता पर निर्भर रहना। और दिमाग का आकार, ब्रेन साइज। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ब्रेन साइज शरीर के अनुपात में चिंपांजी या ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो इरेक्टस से काफी बड़ा है। हालांकि सिर्फ एब्सोल्यूट साइज ही नहीं, बल्कि शरीर के वजन के अनुपात में साइज ज्यादा मायने रखता है। और हाँ, दिमाग के आकार का बुद्धिमत्ता से सीधा संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं। ये तो हुई जैविक बातें। सांस्कृतिक रूप से मानव क्या है? सांस्कृतिक रूप से मानव वो है जो अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण को मैनिपुलेट कर सकता है, खास तरह के स्पेशलाइज्ड टूल्स बना सकता है, कच्चे माल दूर दूर से ला सकता है, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, प्रतीकात्मक संचार जैसे भाषा या कला का इस्तेमाल कर सकता है, और जटिल सामाजिक व्यवहार, कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर दिखाता है, रहने की जगह को ऑर्गेनाइज करता है, आर्ट कला बनाता है, रिचुअल्स अनुष्ठान करता है जैसे कि बरियल्स, अंत्येष्टि, और अपनी एक आइडेंटिटी, पहचान रखता है। इस पर भी बहस है कि ये आधुनिक मानव व्यवहार कब शुरू हुआ। क्या ये सिर्फ होमो सेपियंस सेपियंस के साथ 50,000 साल पहले आया, या निएंडरथल्स जैसे पहले के होमिनिड्स में भी इसके कुछ लक्षण थे? बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सारे लक्षण एक साथ आए, एक क्रांति की तरह, जबकि दूसरे मानते हैं कि ये धीरे धीरे विकसित हुए। और निएंडरथल्स में भी सिंबॉलिक बिहेवियर के कुछ सबूत मिलते हैं, जैसे शायद दफनाने की रस्में या गहने। बहुत ही पेचीदा और रोचक विषय है ये। अब भारत पर आते हैं। होमिनिड रिमेन्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये भी एक हाईली क्रूशल टॉपिक है। हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, भारत में होमिनिड फॉसिल्स यानी मानव जीवाश्म बहुत कम मिले हैं। जानवरों के जीवाश्म और पत्थर के औजार तो बहुत हैं, पर इंसानी अवशेष कम है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि अभी पर्याप्त खोजबीन हुई ही नहीं है। तो जो मिला है वो क्या है? शिवालिक पहाड़ियों का जिक्र आता है। जी, शिवालिक पहाड़ियों से कुछ फॉसिल एप्स, जीवाश्म कपी मिले हैं, जिन्हें रमापिथिकस, सिवापिथिकस जैसे नाम दिए गए। पहले रमापिथिकस, जो 10 से 14 मिलियन साल पुराना है, को इंसान का सीधा पूर्वज माना जाता था, पर अब इस पर सवाल उठ गए हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक अब इसे ओरंगुटैन के पूर्वजों से जोड़ते हैं। तो फिर पक्के तौर पर शुरुआती मानव अवशेष कौन से हैं? ऑथेंटिकेटेड अर्ली ह्यूमन रिमेन्स। कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं। एक तो अफगानिस्तान के दाराईकुर में 1966 में एक टेम्पोरल बोन, कनपटी की हड्डी का टुकड़ा मिला, जो करीब 30,000 साल पुराना है और निएंडरथल या शुरुआती आधुनिक मानव जैसा लगता है। अफगानिस्तान में और भारत में? श्रीलंका की गुफाओं जैसे फाहियन लेना, बाटादोम्बा लेना में
आधुनिक मानव के अवशेष मिले हैं जो 37,000 से 10,500 साल पुराने हैं। भारत की मुख्य भूमि पर सबसे अहम खोज है हथनोरा की, नर्मदा घाटी में। हाँ, हथनोरा का जिक्र पहले भी आया था। जी, 1982 में अरुण सुनाकिया को वहां एक फॉसिलाइज्ड क्रेनियम फ्रैगमेंट, जीवाश्म कपालखंड मिला। हाँ। ये एक महिला का था, करीब 30 साल की। इसके साथ लेट अचूलियन औजार भी मिले। तो ये कौन था, होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस? इसी पर बहस है। कुछ इसे उन्नत होमो इरेक्टस मानते हैं, जिसे होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस भी कहा गया, तो कुछ इसे आर्केइक होमो सेपियंस, प्रारंभिक होमो सेपियंस मानते हैं। इसकी कपाल क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी 1155 से 1421 सीसी के बीच आंकी गई है, जो दोनों के बीच की है। इसकी डेटिंग भी पक्की नहीं है, शायद करीब 5 लाख साल पुरानी। और भी कुछ मिला है हथनोरा से? हाँ, 1997 में AR संख्यान को वहीं पास में एक होमिनिड क्लेविकल, कॉलरबोन और जानवरों के जीवाश्म मिले, जो लेट या मिडिल पैलियोलिथिक औजारों के साथ थे। इनकी तिथि 0.5 से 0.2 मिलियन साल के बीच बताई जाती है। क्या ये उसी महिला के अवशेष हैं? ये कहना मुश्किल है। और हाल की कोई खोज? 2001 में पी राजेंद्रन को तमिलनाडु के उड्डाई में एक बच्चे की पूरी फॉसिलाइज्ड खोपड़ी मिली। ये फेरिक्रिट डिपॉजिट में मिली थी, अपर पैलियोलिथिक स्तर के नीचे। इसकी तिथि करीब 166,000 साल पहले की बताई गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। तो भारत में सबूत हैं, पर बिखरे हुए और कम। बिल्कुल। कुछ और अवशेष मिले हैं, जैसे पुणे के पास मूलामुथा नदी में मानव जबड़ा या भिमबेटका गुफा में मिला जबड़ा, लेकिन उनकी प्राचीनता निश्चित नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत में होमिनिड एवोल्यूशन की कहानी अभी भी बहुत अधूरी है। भविष्य में होने वाली खोजें शायद इस तस्वीर को बदल दें। ये जानना भी जरूरी है कि उस समय का पर्यावरण कैसा था, पैलियो एनवायरनमेंट्स। दिस इज अनदर हाईली क्रूशियल टॉपिक। हाँ, क्योंकि पर्यावरण ही तय करता है कि जीवन कैसा होगा। आज का भारत जैसा है, प्रागैतिहासिक काल में वैसा बिल्कुल नहीं था। भूवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़े बदलाव हुए। जैसे कि भारतीय भूभाग का गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर खिसकना और एशिया से टकराना। इसी टक्कर से हिमालय और तिब्बती पठार बने, और उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदान, नॉर्दर्न अलूवियल प्लेन, भी इसी प्रक्रिया में बना। और ये प्रक्रिया तो अब भी जारी है। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स अब भी चल रही हैं। भारतीय प्लेट अभी भी एशिया में करीब 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से घुस रही है। हिमालय हर साल 5 से 10 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। भूकंप आते हैं, नदियां अपना रास्ता बदलती है। और जलवायु, प्लिस्टोसीन युग की जलवायु कैसी थी? प्लिस्टोसीन युग में जलवायु में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए। ये आइस एजेस का दौर था। कई बार बर्फ की मोटी चादरें फैली, ग्लेशियल्स, और फिर बीच बीच में मौसम गर्म हुआ, इंटरग्लेशियल्स। इससे समुद्र का स्तर भी बार बार घटा बढ़ा। और भारत जैसे उष्णकटिबंधीय इलाकों में क्या हुआ? यहाँ शायद ठंडे और सूखे दौर, ड्राई प्लूवियल, और गर्म व नम दौर, वेट प्लूवियल आए। हालांकि इसका पैटर्न पूरी तरह समझा नहीं गया है। ये यूरोप के ग्लेशियल इंटरग्लेशियल साइकिल से सीधे सीधे जुड़ा हो जरूरी नहीं। स्थानीय कारक भी अहम थे। कोई बड़ी घटना जिसका असर पूरे उपमहाद्वीप पर पड़ा हो? हाँ, एक बहुत बड़ी घटना थी टोबा सुपर इरप्शन। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर करीब 75,000 साल पहले हुआ एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट था। इसकी राख, जिसे टेफ्रा कहते हैं, पूरे दक्षिण एशिया समेत भारत के कई हिस्सों में पाई गई है। इसका जलवायु और जीवन पर क्या असर पड़ा होगा, ये शोध का विषय है। और फिर आया होलोसीन। जी, करीब 11,700 साल पहले होलोसीन युग शुरू हुआ और धीरे धीरे आज जैसे जलवायु पैटर्न स्थापित हुए। हालांकि होलोसीन में भी महत्वपूर्ण बदलाव होते रहे हैं। शुरुआती होलोसीन आमतौर पर गर्म और नम था। तो इस प्राचीन पर्यावरण को आर्कियोलॉजिस्ट कैसे समझते हैं? हाउ आर पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज कंडक्टेड? इसके लिए कई तरह के साक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि ये साक्ष्य हर जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे नदी घाटियों में मिट्टी और बजरी की परतें देखकर डी टेरा और पैटरसन ने 1935 में कश्मीर और सोन घाटी में ऐसा ही अध्ययन किया था। हालांकि उनके निष्कर्ष अब ज्यादातर माने नहीं जाते, पर ऐतिहासिक रूप से वो महत्वपूर्ण थे। और कोई उदाहरण?
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सोन और बेलन घाटियों में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि वहां नदी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन और पाषाण युग की बस्तियों के बीच गहरा संबंध था। लेट प्लिस्टोसीन में मौसम ठंडा और सूखा था, जबकि अर्ली होलोसीन में गर्म और गीला। राजस्थान के थार रेगिस्तान का जिक्र भी आता है। हाँ, राजस्थान में डिडवाना जैसी जगहों पर झील के तलछटों, लेक सेडिमेंट्स के अध्ययन से पता चला है कि प्लाइस्टोसीन में ज्यादातर समय वहां सतही जल उपलब्ध था, सिवाय 25,000 से 13,000 साल पहले के सूखे दौर के। वहां अच्छी वनस्पति और जीव जंतु थे। मिड होलोसीन 6,000 से 4,000 साल पहले तो बारिश बढ़ी और बड़े पैमाने पर प्रागैतिहासिक बसावट हुई। तो पर्यावरण लगातार बदल रहा था और इंसान उसके साथ अडेप्ट कर रहे थे। अब आते हैं इस लंबे स्टोन एज को क्लासिफाई करने पर। क्लासिफाइंग द इंडियन स्टोन एज, ये भी हाईली क्रूशियल है। जी, सबसे पहले तो डेनमार्क के विद्वानों सोहम और थॉमसन ने 19वीं सदी में मानव इतिहास को 3 युगों में बांटा: स्टोन एज, पाषाण युग, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, और आयरन एज, लौह युग। इसे 3 एज सिस्टम कहते हैं। और स्टोन एज को आगे कैसे बांटा गया? जॉन लबक ने 1863 में स्टोन एज को पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण यानी पुराना पाषाण युग और नियोलिथिक यानी नव पाषाण युग में बांटा। बाद में एडवर्ड लाटिट ने जानवरों के अवशेषों के आधार पर पैलियोलिथिक को लोअर, मिडिल और अपर में विभाजित किया, और फिर इन दोनों के बीच के संक्रमण काल के लिए मेसोलिथिक, मध्य पाषाण शब्द इस्तेमाल होने लगा। भारत में ये क्लासिफिकेशन कैसे लागू होता है? भारत में भी हम इसी तरह का वर्गीकरण इस्तेमाल करते हैं। इसका आधार मुख्य रूप से 3 चीजें हैं: जियोलॉजिकल एज, भूवैज्ञानिक आयु, टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स, पत्थर के औजारों के प्रकार और तकनीक, और सब्सिस्टेंस बेस, निर्वाह का आधार यानी लोग खाते पीते क्या थे। तो क्रम क्या है? पैलियोलिथिक, जिसके 3 चरण हैं: लोअर, निम्न, मिडिल, मध्य और अपर। इसके बाद आता है मेसोलिथिक, मध्य पाषाण, और फिर नियोलिथिक, नव पाषाण। इनकी अनुमानित समय सीमा क्या है? अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम? ये तिथियां अलग अलग जगहों पर थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और ये सिर्फ अनुमान है, पर मोटे तौर पर करीब 2 मिलियन साल पहले से 100,000 साल पहले तक। करीब 100,000 से 40,000 साल पहले तक। करीब 40,000 से 10,000 साल पहले तक। और ये सब प्लाइस्टोसीन युग में। हाँ, पैलियोलिथिक एज पूरी तरह प्लाइस्टोसीन युग में आता है। मेसोलिथिक और नियोलिथिक की शुरुआत होलोसीन युग से होती है, करीब 10,000 साल पहले। उपिंदर सिंह की किताब में टेबल 2.2 है जो इनकी विशेषताएं बताता है। जी, वो तालिका एक अच्छा एनालिटिकल टूल है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये विभाजन बहुत साफ सुथरे नहीं है। ये कोई सीधी रेखा वाला विकास, यूनिलिनियर इवोल्यूशन नहीं था। मतलब क्या जटिलताएं हैं इसमें? कई हैं। एक तो रीजनल वेरिएशंस बहुत हैं। अलग अलग क्षेत्रों में विकास की गति अलग अलग रही, तिथियों में भी बहुत अंतर है। दूसरे, जब हम टिपिकल टूल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह सिर्फ वही औजार मिलते थे। औजारों का ओवरलैप भी होता था। और निर्वाह के आधार पर सबसिस्टेंस बेस। हाँ, जैसे हंटिंग गैदरिंग तो नियोलिथिक और उसके बाद भी जारी रहा। और खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन कब और कैसे शुरू हुआ, इसे पुरातात्विक रूप से पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार नियोलिथिक स्थलों पर तांबे की वस्तुएं भी मिल जाती हैं, जो दिखाता है कि ये चरण आपस में मिले जुले भी थे। ठीक है, तो अब पैलियोलिथिक एज को विस्तार से देखते हैं। ये भी हाईली क्रूशल है। शुरुआत करते हैं लोअर पैलियोलिथिक से। लोअर पैलियोलिथिक साइट्स लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, सिवाय सिंधु और गंगा के घने जलोढ़ मैदानों के। हालांकि कल्पी जैसी जगह अपवाद है। ये ज्यादातर पहाड़ी और चट्टानी इलाकों में मिलते हैं, जैसे रोहरी हिल्स या विंध्य क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत में तो ये बहुत ज्यादा हैं। लोग रहते कहाँ थे? हैबिटेट्स कैसे थे? ज्यादातर सबूत नदियों या झरनों के किनारे, गुफाओं या रॉक शेल्टर्स या शैलाश्रयों के मिलते हैं। हैबिटेशन साइट्स कम पहचाने गए हैं क्योंकि ज्यादातर औजार सतह पर ही मिले हैं, सरफेस फाइंड्स। इसलिए जिन जगहों पर औजार अपनी मूल परत में मिलते हैं, स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टेक्स्ट वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन स्थलों से उस समय की जलवायु का कुछ अंदाजा लगता है? हाँ, नदी घाटियों में जमा परतों से कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे सीमेंटेड ग्रेवल की परतें शायद ज्यादा बारिश वाला दौर, वेट फेस को दिखाती हैं, जबकि बोल्डर कंग्लोमरेट, बड़े गोल पत्थरों का जमाव शायद सूखे दौर, ड्रायर फेस का संकेत है। और औजार,
टूल्स कैसे थे? लोअर पैलियोलिथिक की पहचान है बड़े भारी कोर टूल। कोर टूल मतलब वो औजार जो पत्थर के मूल पिंड कोर से सीधे बनाए जाते हैं, ना कि उससे तोड़े गए फ्लेक से। शल्क। इनमें मुख्य हैं चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सेस और क्लीवर। हैंड एक्स और क्लीवर में क्या फर्क है? हैंड एक्स या बाईफेस दोनों तरफ से गड़ा हुआ, नुकीला या अंडाकार औजार होता है जो शायद काटने, खोदने या फेंकने के काम आता होगा। क्लीवर का सिरा सीधा और धारदार होता है, कुल्हाड़ी जैसा, जो शायद चीरने फाड़ने के काम आता था। ये ज्यादातर क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने होते थे। क्या औजार बनाने की तकनीक में कोई विकास दिखता है? हाँ, समय के साथ औजार थोड़े बेहतर और सुडौल होते गए। बनाने की तकनीक में भी सुधार हुआ होगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद पत्थर को गर्म करके तोड़ने की तकनीक, यूज ऑफ फायर, भी इस्तेमाल होती थी। महीन दाने वाले पत्थर, फाइनर ग्रेन स्टोन्स का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा। इन स्थलों की डेटिंग क्या है? हाउ ओल्ड आर दे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पोटवार प्लेटो और शिवालिक क्षेत्र में कुछ स्थल बहुत पुराने माने जाते हैं। रिवात साइट से तो करीब 2.1 मिलियन साल पुरानी तिथि मिली है। उत्तर बादिनी से 2.8 मिलियन साल। हालांकि इन पर अभी और शोध जरूरी है। 2.8 मिलियन ईयर्स, दैट्स इनक्रेडिबली ओल्ड। हाँ, दिद्वाना राजस्थान से करीब 3,90,000 साल पुरानी तिथि है। महाराष्ट्र में नेवासा और यदुरवाड़ी से 3.5 लाख साल। ये तिथियां दिखाती हैं कि भारत में मानव उपस्थिति बहुत बहुत पुरानी है। फैक्ट्री साइट्स का भी जिक्र आता है, ये क्या है? फैक्ट्री साइट्स वो जगह हैं जहां औजार बनाने के लिए कच्चा माल आसानी से मिलता था और जहां बड़े पैमाने पर औजार बनाए जाते थे। जैसे सिंध में सुक्कुर रोही हिल्स, जहां अच्छी क्वालिटी का चर्ट पत्थर मिलता था। कुछ महत्वपूर्ण लोअर पैलियोलिथिक स्थलों के नाम बता सकती हैं? जरूर। उत्तर में दिल्ली रिज पर अनंगपुर एक बड़ा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। राजस्थान में डिडवाना, लूनी घाटी, गुजरात में साबरमती घाटी। महाराष्ट्र में कई स्थल हैं जैसे नेवासा, चिरकी और प्रवारा। और मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया? मध्य भारत बहुत समृद्ध है। नर्मदा, सोन, महानदी घाटियां। एडमगढ़ हिल एक महत्वपूर्ण स्थल है। और जाहिर है भीमबेटका। हाँ, भीमबेटका का नाम तो सुना है। रॉक काट के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। भीमबेटका भोपाल के पास विंध्य पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक शैलाश्रय, रॉक शेल्टर्स हैं। पानी और भोजन के स्रोत आसपास थे। यहाँ लोअर पैलियोलिथिक से लेकर बाद के कालों तक के औजार मिले हैं। कुछ गुफाओं में तो पत्थर के बने फर्श, पेव्ड फ्लोर्स के भी सबूत हैं। कमाल है। और पूर्व और दक्षिण भारत में? उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में पूरी पाषाण युग की श्रृंखला मिलती है। बिहार में पैसरा एक अहम साइट है जहां रहने और ताम करने के फर्श और पोस्ट होल्स मिले हैं जो शायद झोपड़ियों के खंभों के निशान हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक की हुंजगी बाइचबल घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। हुंजगी क्या खास है वहां? हुंजगी में कई तरह के स्थल मिले हैं। रहने की जगह, औजार बनाने की जगह, शिकार करने की जगह। यहाँ अकेलियन औजार बनाने के लिए चूना पत्थर इस्तेमाल होता था। कुछ जगहों पर पत्थर के बने आश्रयों के भी संकेत मिले हैं। लगता है ये लोग मौसम के हिसाब से यहाँ आते जाते थे। और इसमपुर, ये भी हुंजगी घाटी में है? हाँ, इसमपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकेलियन साइट है। यहाँ खुदाई में औजार बनाने का एक बड़ा केंद्र मिला है। भारी मात्रा में चूना पत्थर के औजार, हथौड़े और बनाने के बाद बचा हुआ कचरा मिला है। यहाँ हैंड एक्स, क्लीवर, नाइफ, स्क्रेपर, सब तरह के औजार बन रहे थे। इसकी तिथि करीब 5 लाख से 6 लाख साल पहले की मानी जाती है। और दक्षिण में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा है। तमिलनाडु में चेन्नई के पास का इलाका बहुत अहम है, खासकर अतिरंबक्कम। अतिरंबक्कम जी, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भी यहाँ से औजार जमा किए थे। यहाँ हाल में हुई खुदाई से बहुत पुरानी एशुलियन परतें मिली हैं जिनमें हैंड एक्सेस, क्लीवर्स वगैरह हैं। यहाँ जानवरों के पैरों के निशान, एनिमल फुटप्रिंट्स भी मिले हैं जो दक्षिण एशिया में अपनी तरह की पहली खोज है। साथ ही जानवरों के जीवाश्म दांत भी मिले हैं। वाओ, फुटप्रिंट्स भी। तो ये था लोअर पैलियोलिथिक। अब आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पर। इसमें क्या बदलाव आए? मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण में सबसे बड़ा बदलाव औजारों में दिखता है। अब औजार थोड़े छोटे, हल्के और ज्यादातर फ्लेक टूल्स होते थे। कोर टूल्स जैसे हैंड एक्स वगैरह बनते रहे पर कम। फ्लेक टूल्स मतलब पत्थर के मूल पिंड से तोड़े गए टुकड़े। हाँ, और इन्हें बनाने के लिए प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक्स का इस्तेमाल बढ़ा। इसमें सबसे मशहूर है लेवालोआ टेक्निक। लेवालोआ टेक्निक, ये क्या है? ये एक खास तरीका है जिसमें पत्थर के कोर को, मूल पिंड,
को पहले चारों तरफ से तराशा जाता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और फिर एक ही सटीक चोट से एक पूर्व निर्धारित आकार और मोटाई का फ्लेक निकाला जाता है। इससे औजार बनाने में ज्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी आती थी। ये मिडिल पैलियोलिथिक की पहचान है। समझ गया। तो ये ज्यादा एडवांस्ड टेक्निक थी। ये स्थल कहाँ मिलते हैं? मिडिल पैलियोलिथिक स्थल भी भारत के कई हिस्सों में मिलते हैं, अक्सर नदी की बजरी में, रिवर ग्रेवल्स में। राजस्थान के डिडवाना से इसकी तिथि करीब 1,50,000 1.5 लाख साल पहले की मिलती है। कुछ खास स्थल? उत्तर पश्चिम में पोटवार प्लेटो और पाकिस्तान में संघाओ केव महत्वपूर्ण हैं। संघाओ केव में औजारों, हड्डियों और चूल्हों, हार्थ्स के साथ एक पूरी सीक्वेंस मिली है। धार क्षेत्र में भी कई छोटे फैक्ट्री और कैंप साइट्स मिले हैं। लूनी नदी के आसपास के उद्योग को लूनी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। और मध्य और प्रायद्वीपीय भारत? यहाँ महाराष्ट्र के नेवासा के नाम पर इसे नेवासिन इंडस्ट्री भी कहा गया है। एचडी संकालिया ने यहाँ बहुत काम किया। यहाँ एगेट, जैस्पर, चैल्सिडोनी जैसे पत्थरों से बने स्क्रैपर्स, खुरचनी जैसे औजार खास हैं। पटने और चिरकी अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। गंगा के मैदान में भी कुछ मिला है? हाँ, उत्तर प्रदेश में कल्पी नाम की जगह पर गंगा के मैदान में प्रागैतिहासिक बसावट के सबसे पुराने निशान मिले हैं। यहाँ पत्थर और हड्डी के औजार और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं, जो करीब 45,000 साल पुराने हैं। और दक्षिण भारत? हाँ, दक्षिण भारत में भी फ्लेक टूल इंडस्ट्रीज मिलती हैं। एटीरम पक्कम में भी मिडिल पैलियोलिथिक स्तर मिले हैं। ठीक है। अब पेलियोलिथिक का तीसरा चरण, अपर पेलियोलिथिक, उच्च पुरापाषाण, इसमें क्या नया था? अपर पेलियोलिथिक में औजार और छोटे और विशेषीकृत हो गए। इसकी खास पहचान है पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, समानांतर धार वाले फलक, और ब्यूरिन। ब्लेड एक लंबा पतला फ्लेक होता है जिसकी धारें समानांतर होती हैं। ब्यूरिन एक ऐसा औजार होता है जिसका एक सिरा छेनी जैसा होता है, शायद हड्डी या लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए। ब्लेड्स इन ब्यूरिन्स, क्या पुराने औजार बनने बंद हो गए? नहीं, पुराने किस्म के औजार भी चलते रहे, लेकिन ब्लेड्स और ब्यूरिन्स की संख्या बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? शायद बदलते पर्यावरण के कारण शिकार के तरीकों में बदलाव आया, जिसके लिए ऐसे औजारों की जरूरत पड़ी। इस समय जलवायु कैसी थी? ऐसा लगता है कि उत्तर और पश्चिम भारत में शुष्कता, एरिडिटी बढ़ रही थी। डेटिंग? पाकिस्तान के रिवात साइट 55 से करीब 45,000 साल की तिथि है। सांघाओ केड से 41,000 BCE तक। मध्य प्रदेश में मेहताकिरी से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल, ऑस्ट्रिच एगशेल की तिथि 41,900 BP से भी पुरानी है। आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं से करीब 19,000 BP की तिथियां हैं। ऑस्ट्रिच एगशेल, शुतुरमुर्ग भारत में थे? हाँ, प्लाइस्टोसीन युग में शुतुरमुर्ग भारत के कई हिस्सों में पाए जाते थे। उनके अंडों के खोल के टुकड़े कई अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक स्थलों से मिले हैं, जैसे पटने, भिम्बेटका, रामनगर। इन पर कभी कभी नक्काशी भी मिलती है, या इनसे मनके, बीड्स बनाए जाते थे। इंटरेस्टिंग। ये बीड्स बनाना तो सिंबॉलिक बिहेवियर दिखाता है। बिल्कुल। पटने में मिले एक अंडे के खोल के टुकड़े पर क्रिस क्रॉस डिजाइन बना है। भिम्बेटका और पटने से बने हुए मनके भी मिले हैं। ये दिखाता है कि वो लोग सिर्फ जरूरत के लिए ही चीजें नहीं बना रहे थे, बल्कि उनमें सौंदर्य बोध और शायद पहचान व्यक्त करने की इच्छा भी थी। ये दुनिया भर में अपर पैलियोलिथिक कला में दिखता है। और कौन से महत्वपूर्ण अपर पैलियोलिथिक स्थल हैं? उत्तर पश्चिम में सांघाओ केव, रोहरी हिल्स। मध्य भारत में विंध्य की गुफाएं और शलाश्रय बहुत महत्वपूर्ण हैं। बेलान और सोन घाटियां भी। सोन घाटी में बाघोर I और 3 का जिक्र है। हाँ, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बाघोर I और 3 महत्वपूर्ण अपर पैलियोलिथिक स्थल हैं। बाघोर 3 में मिले औजारों के माइक्रोवेयर एनालिसिस से पता चला कि कुछ औजार शायद क्राफ्ट वर्क में इस्तेमाल होते थे और कुछ पर हैफ्टिंग, हत्थे में लगाने के निशान भी थे। और चुपानी मांडो, बेलन घाटी में? चुपानी मांडो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक तक का पूरा क्रम मिलता है। अपर पैलियोलिथिक स्तरों से चर्ट के बने औजार और जंगली मवेशियों और भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। जंगली भेड़ बकरी? डोमेस्टिकेशन नहीं? नहीं, इस स्तर पर ये जंगली ही माने जाते हैं। डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के संकेत बाद में मेसोलिथिक में मिलते हैं, वो भी कुछ ही जगहों पर। और पूर्वी भारत? छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ियां जैसे पायसरा, पश्चिम बंगाल में स्थल मिले हैं। उत्तर पूर्व में सबूत कम है। बांग्लादेश और त्रिपुरा में फॉसिल वुड, जीवाश्म लकड़ी से बने औजार मिले हैं। दक्षिण भारत में अपर पैलियोलिथिक? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं, जैसे मुचाटला, चिंतामनु गावी। यहाँ भारत में अपर पैलियोलिथिक के एकमात्र बोन टूल्स, अस्थि उपकरण मिले हैं, स्क्रेपर्स, परफोरेटर्स, चिजल्स, स्पैचुलास टाइप के।
बोन टूल्स, ये तो बड़ी बात है। जी हाँ, और यहाँ जानवरों की हड्डियों की एक लंबी सूची मिली है। गैंडा, हाथी, जंगली भैंसा, हिरण, लंगूर वगैरह। इससे उस समय की जलवायु और वनस्पति का अंदाजा लगता है। शायद ज्यादा घने जंगल और नम मौसम रहा होगा। तो पैलियोलिथिक युग में कला और पंथ, आर्ट एंड कल्ट्स के क्या सबूत हैं? आपने ऑस्ट्रिच एगशेल का जिक्र किया। हाँ, प्रागैतिहासिक कला हमें उन लोगों की सोच और जीवन की झलक देती है। ये रॉक आर्ट या शेल कला के रूप में हो सकती है, पेंटिंग्स या चित्र या पेट्रोग्लिफ्स, चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां, या फिर पोर्टेबल आर्ट, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। यूरोप में तो अपर पैलियोलिथिक की बहुत मशहूर गुफा कला है, जैसे लेस्को और एल्टमीरा। भारत में कैसा है? भारत में अपर पैलियोलिथिक काल की निश्चित कला के उदाहरण बहुत कम हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका के मुकाबले बहुत ही कम। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद चीजें नष्ट हो गई हों, या अभी मिली नहीं हैं, या फिर हम जिसे कला समझ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट कुछ और हो। तो क्या सबूत है? भिम्बेटका की कुछ शुरुआती पेंटिंग्स को अपर पैलियोलिथिक का माना जाता है, पर यह निश्चित नहीं है। बेलन घाटी के लोहांडा नाला से हड्डी की बनी एक नक्काशीदार वस्तु मिली है। कुछ लोग इसे मदर गॉडेस या मातर देवी की मूर्ति मानते हैं, कुछ इसे हारपून या भाला कहते हैं। बहस जारी है। और कुरनूल गुफा से जानवरों के दांत मिले हैं जिन पर खांचे बने हैं, शायद गहने के तौर पर इस्तेमाल होते थे। भिम्बेटका से अशूलियन संदर्भ में एक गोल चाल्सिडोनी डिस्क मिली है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग समझ नहीं आता। शायद ये गैर उपयोगी सिंबॉलिक वस्तु थी। भिम्बेटका की ऑडिटोरियम केव का भी जिक्र है। हाँ, भिम्बेटका की ऑडिटोरियम केव, गुफा संख्या 3F24, बहुत दिलचस्प है। यहाँ लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक के औजार मिले हैं। गुफा के बीच में एक बड़ी चट्टान है जिसके ऊपर एक छोटी चट्टान रखी है जिस पर 7 छोटे गोल गड्ढे बने हैं। इन्हें कप्यूल्स कहते हैं। एक और चट्टान पर एक बड़ा कप मार्क है। कप्यूल्स, इनका क्या मतलब हो सकता है? अटकलें ही हैं। क्या ये किसी तरह का रॉक गॉन्ग था जिसे बजाया जाता था, या किसी अनुष्ठान से जुड़ा था? ये शायद दुनिया के सबसे पुराने पेट्रोग्लिफ्स में से हैं। ये दिखाता है कि शायद उस समय भी लोगों में अमूर्त सोचने की क्षमता विकसित हो रही थी। और बाघोराई का श्राइन? हाँ, मध्य प्रदेश में सोन घाटी के पास भागौर आय में अपर पैलियोलिथिक 9000 to 8000 BCE का एक अनोखा ढांचा मिला है। एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म है जिसके बीच में एक प्राकृतिक रूप से बना तिकोना पत्थर रखा है जिसमें कंसेंट्रिक ट्रायंगुलर लैमिनेशंस हैं, एक के अंदर एक तिकोने घेरे। इसका क्या महत्व है? दिलचस्प बात यह है कि उस इलाके की कोल और बैगा जनजातियां आज भी ऐसे ही पत्थरों की पूजा करती हैं, उन्हें स्त्री शक्ति या देवी का प्रतीक मानकर। तो क्या ये हजारों साल पुरानी धार्मिक आस्था का सबूत है? ये बहुत सजेस्टिव है। तो कुल मिलाकर पैलियोलिथिक लोगों की जीवन शैली कैसी थी? लाइफ वेज ऑफ पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। वो पूरी तरह अपने पर्यावरण पर निर्भर थे और उसी के अनुसार अडैप्ट करते थे। रहने के लिए प्राकृतिक गुफाओं, शैलाश्रयों का इस्तेमाल करते थे, या शायद टहनियों, घास फूस से अस्थायी झोपड़ियां बनाते थे। क्या वो एक ही जगह टिककर रहते थे? शायद नहीं। ज्यादातर बस्तियां अस्थायी, टेम्पररी या मौसमी होती होंगी। लोग भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। कुछ खास जगहों का इस्तेमाल खास कामों के लिए होता था, जैसे किल बुचरी साइट्स, जानवर मारने और काटने की जगह, या फैक्ट्री साइट्स, औजार बनाने की जगह। भीमबेटका और हंस की इसके अच्छे उदाहरण हैं। खाने के लिए क्या था? फूड रिसोर्सेस। देखिए, सीधे तौर पर खाने के अवशेष, जैविक अवशेष बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें अप्रत्यक्ष सबूतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे जानवरों की हड्डियां या औजारों का माइक्रोवेव एनालिसिस। एक और तरीका है एथनोग्राफिक एविडेंस का इस्तेमाल। मतलब आज के हंटर गैदरर समुदायों को देखकर अंदाजा लगाना। हाँ, पर इसमें सावधानी बरतनी जरूरी है क्योंकि हजारों सालों में बहुत कुछ बदल गया है। फिर भी कुछ स्टडीज हुई हैं, जैसे पढ़ाइया ने हंस की घाटी में देखा कि आज भी वहां करीब 40 तरह के जंगली खाद्य पौधे मिलते हैं। मूर्ति ने आंध्र प्रदेश की जनजातियां यूरोकोलस यानादीज का अध्ययन किया, जो आज भी जंगली कंदमूल, छोटे जानवरों पर निर्भर हैं। उन्होंने पाया कि प्रागैतिहासिक स्थल अक्सर उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां ये जनजातियां आज रहती हैं। तो शिकार और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग, दोनों जरूरी थे। बिल्कुल। अक्सर हम हंटर वाले पहलू पर ज्यादा जोर देते हैं, पर गैदरिंग, संग्रहण शायद ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, खासकर पौधों से मिलने वाला भोजन। और अगर हम पारंपरिक लिंग आधारित श्रम विभाजन, जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर को माने, पुरुष शिकारी, महिलाएं संग्राहक, तो शायद भोजन जुटाने में महिलाओं का योगदान ज्यादा था।
पर यह भी एक सरलीकरण है। उनका सामाजिक ढांचा कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर? आमतौर पे माना जाता है कि वो बैंड सोसाइटी में रहते थे, मतलब छोटे छोटे समूह, 100 लोग, जो रिश्तेदारी, किनशिप पर आधारित होते थे। ये समूह नोमैडिक, घुमंतू होते थे। श्रम का विभाजन उम्र और लिंग के आधार पर होता था। संसाधनों पर समूह का साझा अधिकार होता था और चीजों का लेन देन रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता के आधार पर होता था। कोई औपचारिक सरकार या नेता नहीं होता था। समाज रीति रिवाजों से चलता था। लेकिन ये बैंड सोसाइटी मॉडल भी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये आज की हंटर गैदरर सोसाइटीज पर आधारित हैं और जरूरी नहीं कि अतीत में सब कुछ ऐसा ही रहा हो। हमें कुछ रूढ़ियों, स्टेरियोटाइप से भी बचना चाहिए। जैसे कि ये सोचना कि उनकी जिंदगी लगातार संघर्ष और भोजन की कमी में बीतती थी। कई अध्ययनों से पता चलता है कि हंटर गैदरर्स को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनके पास काफी खाली समय, लीजर टाइम होता था। वो संसाधनों का इस्तेमाल भी सोच समझकर, कॉन्शियस रिस्ट्रेंट के साथ करते थे। तो ये कोई ब्रूटिश या प्रिमिटिव जीवन नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये लाखों सालों तक चलने वाला एक सफल तरीका था जीने का। उनका अपनी दुनिया को देखने का नजरिया, वर्ल्ड व्यू भी हमसे बहुत अलग रहा होगा। वो प्रकृति के ज्यादा करीब थे, शायद जानवरों, पौधों, पहाड़ों को भी अपने जैसा समझते थे, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, तो पैलियोलिथिक के बाद आता है मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। ये भी हाईली क्रूशल टॉपिक है। इसका पर्यावरण कैसा था? मीजोलिथिक युग की शुरुआत होलोसीन के आगमन से जुड़ी है, करीब 10,000 साल पहले। इस समय जलवायु में फिर बड़े बदलाव आए। आमतौर पर मौसम गर्म और नम हुआ। हालांकि क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं। कहीं शुष्कता बढ़ी, जैसे बिरभानपुर, वेस्ट बंगाल, तो कहीं बारिश ज्यादा हुई, जैसे राजस्थान की झीलें। और तकनीक में क्या बदलाव आया? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मेसोलिथिक की सबसे बड़ी तकनीकी पहचान है माइक्रोलिथ्स, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। ये बहुत छोटे पत्थर के औजार होते थे। हालांकि इनकी शुरुआत लेट अपर पैलियोलिथिक में ही हो गई थी, जैसे पटने में, पर मेसोलिथिक में इनका चलन बहुत बढ़ गया। माइक्रोलिथ्स ये क्यों बने? इसका ठीक कारण पता नहीं। शायद बदलते पर्यावरण में नए तरह के शिकार, छोटे जानवर या पौधों के इस्तेमाल के लिए ज्यादा कारगर थे, या शायद ये कंपोजिट टूल्स, संयुक्त उपकरण बनाने के लिए थे। मेसोलिथिक को परिभाषित कैसे करते हैं? आमतौर पर मेसोलिथिक का मतलब है होलोसीन युग कि वो हंटर गैदरर्स जो माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, माइक्रोलिथ्स पहले भी थे और बाद में ऐतिहासिक काल तक भी इस्तेमाल होते रहे, तो ये परिभाषा थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। उनकी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली कैसी थी? इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल? मुख्य रूप से वो हंटिंग गैदरिंग ही करते थे, लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे बागौर राजस्थान या एडमगढ़ एमपी में, पशुपालन की शुरुआत, बिगिनिंग्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन के संकेत मिलते हैं। हालांकि इस पर विशेषज्ञों में मतभेद है। क्या वो एक जगह बसने लगे थे? कुछ हद तक। पहले के मुकाबले ज्यादा स्थायी या अर्धस्थायी बस्तियों, सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स के प्रमाण मिलते हैं। गंगा घाटी की साइड्स इसके उदाहरण हैं। मिट्टी के बर्तन ज्यादातर मेसोलिथिक स्थलों पर नहीं मिलते, लेकिन लंगनाज गुजरात या कैमूर क्षेत्र में मिले हैं। अब इन माइक्रोलिथ्स के बारे में थोड़ा और बताइए। माइक्रोलिथ्स बहुत छोटे होते थे, आमतौर पर 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे। ये क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका जैसे पत्थरों से बनते थे, चर्ट, चैल्सिडोनी, जैस्पर, एगेट, जो ज्यादा महीन और धारदार होते थे। इनके आकार कैसे होते थे? टाइप्स। इनमें कुछ तो अपर पैलियोलिथिक औजारों के चोबे रूप थे, जैसे छोटे पॉइंट्स, स्क्रेपर्स, बरन्स, लेकिन इनकी खासियत थी ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्यामितीय आकार, जैसे लूनेट्स, अर्धचंद्राकार, ट्राइंगल्स, तिकोने, रोम्बॉइड्स, विषमकोण, ट्रेपीजियस, समलंब। इन्हें ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। और इनका इस्तेमाल कैसे होता था? इतने छोटे औजार अकेले इस्तेमाल करना मुश्किल है। ज्यादा संभावना यही है कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते थे, जैसे तीर या भाले की नोक, एरोहेड्स, स्पीयरहेड्स, चाकू, नाइव्स, खंजर, डैगर्स या दराती, सिकल्स। शायद इन पर जहर भी लगाया जाता हो। दराती का इस्तेमाल शायद जंगली अनाज काटने के लिए होता होगा। मीजोलिथिक साइट्स कहाँ मिलती हैं? मेसोलिथिक काल में बस्तियां बहुत ज्यादा फैली। लोग नए इलाकों, नए इकोलॉजिकल नीशेज में जाकर बसे। शायद इसकी वजह बेहतर माहौल और बेहतर तकनीक के कारण जनसंख्या वृद्धि रही हो। ये स्थल लगभग पूरे भारत में मिलते हैं। इनकी डेटिंग क्या है? ये होलोसीन की शुरुआत का दौर है। कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार से बताइए। चौपानी मांडो का जिक्र फिर से आया है। हाँ, चौपानी मांडो, बेलन वैली में मीजोलिथिक के 3 चरण मिलते हैं।
यहाँ औजारों का विकास दिखता है नॉन जियोमेट्रिक से जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स की तरफ। यहाँ हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, हैंडमेड पॉटरी, पीसने के पत्थर, क्वार्ट्ज मोलर्स, रिंग स्टोन भी मिले हैं। खाने के क्या सबूत है? जंगली मवेशियों और भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। झोपड़ियों के निशान, वॉटल एंड डॉब हट्स मिले हैं जो गोल या अंडाकार थीं। चूल्हे, हर्ट्स और भंडारण के गड्ढे, स्टोरेज बिन्स भी हैं। और शायद जंगली चावल के इस्तेमाल की भी संकेत हैं। जंगली चावल, इंटरेस्टिंग। अब गंगा घाटी की साइट्स सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पुरानी झीलों यानी ऑक्सबो लेक्स के किनारे बसी थीं। सराय नाहर राय लगभग 8400 BCE से जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स, पशुओं की हड्डियां और 11 ह्यूमन बरियल्स मिली हैं। बरियल्स, क्या खास था इनमें? शवों को पश्चिम पूर्व दिशा में लिटाया गया था। कुछ कब्रों में औजार या सीप के गहने जैसे ग्रेव गुड्स भी रखे मिले थे। कंकालों के अध्ययन से उनकी सेहत, जैसे दांतों की बीमारियां, गठिया का पता चलता है। महादहा में क्या मिला? महादहा में भी झील के किनारे बसावट थी। यहाँ रहने और कसाई खाने वाले क्षेत्र अलग अलग लगते हैं। माइक्रोलिथ्स बनाने का कच्चा माल दूर से लाया गया था। यहाँ 28 कब्रों में 30 व्यक्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें एक युगल दफन, डबल बरियल भी शामिल है। यहाँ भी ग्रेव गुड्स मिले हैं। कंकालों से उनकी ऊंचाई, सेहत और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अंदाजा लगाया गया है। और ढमढमा? दमदमा भी इसी तरह की साइट है। यहाँ माइक्रोलिथ्स, हड्डी के औजार, पीसने के पत्थर, चूल्हे, जले हुए जंगली अनाज के दाने, पशुओं की हड्डियां और 41 अंत्येष्टियां मिली हैं। कुछ कब्रों में एक से ज्यादा शव थे। एक हाथी दांत का पिंडेंट भी मिला है। यहाँ पालतू चावल के मिलने का दावा किया गया है, पर यह विवादास्पद है। आपने पशुपालन और पालतू जानवरों की बात की थी। क्या इन स्थलों से इसके पक्के सबूत हैं? एनिमल बोन्स कंट्रोवर्सी, ये एक बड़ा मुद्दा है। कई मीजोलिथिक स्थलों जैसे बागोर, आदमगढ़, लंगनाज और गंगा घाटी की साइड से मिली जानवरों की हड्डियों को कुछ विशेषज्ञों ने पालतू बताया है, जैसे भेड़, बकरी, मवेशी। लेकिन दूसरे विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जंगली प्रजातियों की ही हड्डियां हैं और पालतू और जंगली जानवरों की हड्डियों में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। आदमगढ़ की तिथियां भी निश्चित नहीं हैं, तो पशुपालन की शुरुआत मीजोलिथिक में हुई या नहीं, ये अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। अच्छा। हाँ, चाट्टोपाध्याय की रिसर्च का जिक्र है गंगा घाटी के बारे में। हाँ, यूसी चाट्टोपाध्याय ने गंगा घाटी के स्थलों का अध्ययन करके बताया कि वहां मिली फॉर्मल बरियल्स यानी औपचारिक अंत्येष्टियां, सबसिस्टेंस यानी निर्वाह के तरीके और सेटलमेंट पैटर्न्स यानी बसावट के पैटर्न्स आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि ये बस्तियां शायद मौसमी न होकर ज्यादा स्थायी थीं। कैसे? उनका मानना था कि हिरण के शिकार के साथ साथ जलीय संसाधनों, मछली, कछुए का महत्व बढ़ गया था। दांतों के विश्लेषण से पता चलता है कि लोग साल भर वहां रहते थे। और ये जो औपचारिक अंत्येष्टियां हैं, खासकर कब्रों की एक निश्चित दिशा होना, ये शायद उस समूह के उस इलाके पर अपने अधिकार, कॉर्पोरेट ग्रुप राइट्स को जताने का तरीका था, खासकर जलीय संसाधनों पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पुरातत्व सिर्फ चीजें खोजना नहीं, बल्कि उनके सामाजिक अर्थों को समझना भी है। राजस्थान में बागोर एक और महत्वपूर्ण साइट है। जी हाँ, बाघोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 3 काल के अवशेष मिले हैं, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज। सबसे नीचे मेसोलिथिक परत है, पीरियड 1, जो सबसे समृद्ध है। यहाँ भारी मात्रा में माइक्रोलिथ्स मिले हैं। क्या खास है बागोर के माइक्रोलिथ्स में? जीएल खन्ना की स्टडी बताती है कि यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए क्वार्ट्ज के साथ साथ कैल्सेडोनी का भी खूब इस्तेमाल करते थे, जो शायद डेक्कन ट्रैप से 90 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। इससे उनके मौसमी प्रवास या विनिमय, एक्सचेंज का संकेत मिलता है। और क्या मिला है बागोर से? पत्थर के बने फर्श, शायद झोपड़ियों की रूपरेखा, एक कसाई खाना क्षेत्र, अंत्येष्टि, शरीर मोड़कर लिटाया गया, रिंग स्टोन, गेरू, पीसने के पत्थर और जानवरों की हड्डियां, जिनमें जंगली और कथित तौर पर पालतू दोनों शामिल हैं। मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, पर शायद बाद के चाल्कोलिथिक संपर्क से। गुजरात में लंगनाज में भी मेसोलिथिक अवशेष मिले हैं, जिनमें माइक्रोलिथ्स, अंत्येष्टियां और पशु हड्डियां जैसे गैंडा, हिरण शामिल हैं। यहाँ भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। भीमबेटका में मेसोलिथिक कैसा था? भीमबेटका में भी मेसोलिथिक स्थल मिले हैं। यहाँ औजारों का आकार छोटा होता गया, माइक्रोलिथ्स बनने लगे। औजार बनाने के लिए पत्थर का चुनाव भी बदला। क्वार्ट्स की जगह चाल्सिडोनी का इस्तेमाल बढ़ा। और जाहिर है, मेसोलिथिक काल की शानदार चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स तो हैं ही।
दक्षिण भारत में मेसोलिथिक। हाँ, दक्षिण भारत में भी कई स्थल हैं। मुंबई के पास तटीय स्थलों से पता चलता है कि वो समुद्री संसाधनों का भी उपयोग करते थे। कर्नाटक में जलाहाली, किब्बनहाली जैसे स्थल हैं। पूर्वी तट पर मछली पकड़ने के शिविर, फिशिंग कैंप्स और टेरीज, पुरानी रेत के टीले पर बसे स्थल मिले हैं। तो ये लोग आपस में मिलते जुलते भी थे? इंटरैक्शन एंड मोबिलिटी ना, ऐसा लगता है। कच्चे माल का दूर दूर तक पहुंचना, जैसे बेगोर में कैल्सिडनी या गंगा घाटी में पत्थर, ये दिखाता है कि समूहों के बीच संपर्क या व्यापार होता था। मैदानी और पहाड़ी लोगों के बीच भी संपर्क रहा होगा, और बाद के समय में शायद कृषक समुदायों से भी। और अंत्येष्टि के बारे में थोड़ा और बताइए, क्या ये परलोक में विश्वास दिखाते हैं? औपचारिक अंत्येष्टियां, जिनमें शव को एक खास दिशा, अक्सर पश्चिम पूर्व में लिटाया गया हो और साथ में औजार, गहने या खाने की चीजें रखी गई हों, ये जरूर किसी न किसी तरह की आस्था या रीति रिवाज का संकेत है। क्या ये आफ्टर लाइफ परलोक में विश्वास था या कुछ और, ये कहना मुश्किल है। कब्र में रखे सामान शायद मृतक के पद, स्टेटस या पहचान को भी दर्शाते हों। अब आते हैं मीजोलिथिक आर्ट पर। पोर्टेबल आर्ट कितना मिला है? पोर्टेबल आर्ट, जिसे साथ ली जाया जा सके, के उदाहरण मेसोलिथिक में भी दुर्लभ हैं। चंद्रवती राजस्थान से एक उत्कीर्ण कोर मिला है। भिम्बेटका से हड्डी की बनी कुछ वस्तुएं। एक जगह से तो इंसान का दांत मिला है जिस पर नक्काशी है। इंग्रेव्ड ह्यूमन टूथ, कमाल है। लेकिन असली धूम तो रॉक पेंटिंग्स की है। बिल्कुल। भारत में रॉक आर्ट की खोज का श्रेय ACL कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने 1867-68 में उत्तर प्रदेश के सोहागी घाट में चित्र खोजे थे। अब तक 150 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं, ज्यादातर मध्य भारत में केंद्रित हैं। और इनमें सबसे मशहूर है भिम्बेटका। जी हाँ, भिम्बेटका की खोज 1957 में VS वाकांकर ने की थी। यहाँ हजारों चित्र हैं जो अलग अलग कालों के हैं, पर सबसे ज्यादा मेसोलिथिक काल के माने जाते हैं। वाकांकर, माथपाल, न्यूमायर जैसे विद्वानों ने इनका गहन अध्ययन किया है। रंग कैसे बनाते थे? रंग प्राकृतिक खनिजों से बनाए जाते थे। गेरू, लाल, पीला, चूना, सफेद, मैंगनीज, काला, हरे पत्थर। लाल और सफेद रंग सबसे आम है। इन रंगों को पानी या शायद गोंद या अंडे जैसी चीजों में मिलाकर पतले ब्रश, शायद टहनी या पंख से बने, से लगाया जाता था। चित्र मोनोक्रोम, एक रंग, और पॉलीक्रोम, कई रंग दोनों तरह के हैं। थीम्स क्या है इन पेंटिंग्स की? क्या बनाते थे वो? सबसे ज्यादा चित्र जानवरों के हैं। करीब 29 प्रजातियां पहचानी गई हैं। चीतल सबसे आम है। शिकार के दृश्य, हंटिंग सीन्स बहुत हैं। अकेले या समूह में शिकार करते लोग भाले, तीर कमान, जाल, फंदों का इस्तेमाल करते हुए कुत्तों को भी शिकार में मदद करते दिखाया गया है। जानवरों का चित्रण कैसा है? हाँ, कई बार बहुत यथार्थवादी और गतिशील चित्रण है। जानवरों की शारीरिक बनावट, उनकी हरकतें, सब कुछ बारीकी से दिखाया गया है। कभी-कभी एक्सरे स्टाइल में अंदर के अंग भी दिखाए गए हैं। कुछ काल्पनिक या शानदार जानवर भी हैं, जैसे भीमबेटका का विशाल सुअर। और इंसानों के चित्र? इंसानों को अक्सर स्टाइलाइज्ड तरीके से माचिस की तीली जैसे मैचस्टिक फिगर्स बनाया गया है। महिलाओं को कभी-कभी ज्यादा भरा हुआ दिखाया जाता है। वो कपड़े शायद लॉइन क्लॉथ्स, गहने और अलग-अलग केशविन्यास में, हेयर स्टाइल्स में दिखते हैं। कुछ आकृतियां शायद मुखिया या शेमन, धार्मिक विशेषज्ञ की हैं, जिन्हें मुखौटे पहने या नाचते हुए दिखाया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है। हाँ, बहुत। शिकार और संग्रहण के अलावा खाना पीसते, क्वेंस का इस्तेमाल, शहद इकट्ठा करते, मछली पकड़ते, नाचते गाते, यौन गतिविधियों में लिप्त लोगों के चित्र हैं। सामूहिक नृत्य के दृश्य लय और ताल का आभास कराते हैं। टोकरियां, थैले जैसे सामान भी दिखते हैं। लिंग आधारित श्रम विभाजन भी झलकता है। पुरुष शिकार कर रहे हैं, महिलाएं खाना बना रही हैं या बच्चे संभाल रही हैं। ये चित्र कहाँ बनाए जाते थे? गुफाओं के अंदर, अंधेरे में? नहीं, ज्यादातर चित्र गुफाओं के मुहाने पर या ऐसी जगहों पर हैं जहां रोशनी आसानी से पहुंचती है। ये यूरोप की गुफा कला से अलग हैं। कुछ बड़े चित्र ऐसी जगहों पर हैं
जहां पहुंचने के लिए शायद मचान का इस्तेमाल किया गया होगा। कई जगहों पर एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र बनाया, सुपर इम्पोजिशन, जिसका शायद कोई रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस हो। भीमबेटका के अलावा और कहाँ है मेसोलिथिक पेंटिंग्स? मध्य भारत में और भी कई स्थल हैं। पूर्वी भारत में उड़ीसा में लेखामोड़ा समूह है, जहां चित्र और नक्काशी साथ साथ मिलती है। केरला की ईशुथु गुहा में भी चित्र मिले हैं। इन चित्रों का उद्देश्य क्या था? Why did they paint? ये एक बड़ा सवाल है। शायद ये सिर्फ रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन थी, सजावट थी, या शायद कहानियां सुनाने, यादगार घटनाओं को दर्ज करने का तरीका था। शिकार या प्रजनन से जुड़े जादू टोने या अनुष्ठान भी एक संभावना है। कौन बनाता था, पुरुष, महिलाएं या दोनों, ये भी पता नहीं। कुछ चित्र तो बहुत रहस्यमयी हैं, जिनका अर्थ समझना मुश्किल है। सफर के अंत में है conclusions. What can we take away from this? This is the final crucial topic. हाँ, संक्षेप में कहें तो प्रागैतिहास मानव अतीत का सबसे लंबा हिस्सा है। इस दौरान शारीरिक रूप से आधुनिक मानव का उदय हुआ, पत्थर के औजार बनाने की तकनीक और जीवन निर्वाह की रणनीतियों में महत्वपूर्ण विकास हुआ, और ये सब बदलते हुए पर्यावरण के संदर्भ में हुआ। इसलिए पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज का महत्व बहुत ज्यादा है। पेलियोलिथिक युग को कैसे समराइज करेंगे? पेलियोलिथिक युग के बारे में हमारे पास ज्यादातर सबूत पत्थर के औजारों के रूप में हैं। हालांकि अब अन्य साक्ष्य भी बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कैसे लोअर पेलियोलिथिक के भारी कोर टूल से मिडिल पेलियोलिथिक के फ्लेक टूल्स, खासकर लेवलॉय टेक्निक, और फिर अपर पेलियोलिथिक के ब्लेड्स और ब्यूरिन्स तक तकनीक विकसित हुई। हमने कला और अनुष्ठान के शुरुआती संकेत भी देखे। और मेसोलिथिक? मेसोलिथिक युग होलोसीन की शुरुआत में आता है। इस समय इंसान नए इलाकों में फैले, माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल बढ़ा, जीवन शैली में थोड़ा बदलाव आया, कुछ जगहों पर ज्यादा स्थायी बसावट और शायद पशुपालन की शुरुआत हुई। औपचारिक अंत्येष्टियां और भीमबेटका जैसी जगहों की अद्भुत शैल कला हमें उनके सामाजिक जीवन और सौंदर्य बोध की झलक देती है। तो ये शिकार संग्रहण से खाद्य उत्पादन की ओर एक संक्रमण था? हाँ, हंटिंग गैदरिंग जीवन का आधार बना रहा, लेकिन मेसोलिथिक में हम उन बदलावों के बीज देखते हैं जो आगे चलकर खाद्य उत्पादन यानी पौधों और जानवरों का पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन की ओर ले गए। ये बड़ा परिवर्तन अगले चरण नियोलिथिक नवपाषाण युग की विशेषता है, जिसके बारे में हम शायद अगली बार बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के कुछ मुख्य बिंदु, की टेकअवेज क्या होंगे? जरूर। पहला, भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन की शुरुआत 19वीं सदी में रॉबर्ट ब्रूस फुट जैसे लोगों के काम से हुई। दूसरा, मानव विकास, होमिनिड एवोल्यूशन, अफ्रीका में शुरू हुआ और होमो सेपियंस सेपियंस दुनिया भर में फैले। भारत में भी हथनौरा और ओडाई जैसी जगहों से शुरुआती मानव अवशेष मिले हैं, हालांकि यह भी कम है। तीसरा, प्लेस्टोसीन युग के बदलते पूरा पर्यावरण, पैलियो एनवायरनमेंट्स ने मानव जीवन और तकनीक को गहराई से प्रभावित किया। चौथा, भारतीय पाषाण युग को पेलियोलिथिक, लोअर, मिडिल, अपर और मेसोलिथिक में बांटा जाता है, जिसका आधार मुख्य रूप से औजारों की तकनीक और जीवन शैली है। पांचवा, पैलियोलिथिक युग में पत्थर के औजारों का क्रमिक विकास हुआ, बड़े कोर टूल्स से फ्लेक टूल्स, लेवालॉय और फिर ब्लेड्स और बरिन्स तक। अस्थि उपकरण और कला के शुरुआती संकेत भी मिले। छठा, मेसोलिथिक युग होलोसीन में शुरू की पहचान है माइक्रोलिथ्स का व्यापक उपयोग, बस्तियों का नए क्षेत्रों में विस्तार, कुछ स्थानों पर औपचारिक अंत्येष्टियां और पशुपालन के संभावित शुरुआती संकेत, और सबसे महत्वपूर्ण, भीमबेटका जैसी जगहों पर मिली अद्भुत शैल कला, रॉक आर्ट। और सातवां, शिकार संग्रहण, हंटिंग गैदरिंग जीवन का मुख्य आधार था, लेकिन मेसोलिथिक में हम खाद्य उत्पादन की ओर संक्रमण की शुरुआत देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये हमारी अपनी कहानी की शुरुआत है कि हम इंसान कैसे बने। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा से सुनने वालों को भारत के इस बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण दौर को समझने में मदद मिली होगी। ये जानकारी न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए बल्कि मानव इतिहास और विकास की गहरी समझ बनाने के लिए भी जरूरी है। हाँ, और इस बुनियाद पर आगे के ऐतिहासिक अध्यायों को समझना आसान हो जाता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास उपयोगी लगा तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहयोग भी कर सकते हैं। इससे हमें इस तरह की विस्तृत चर्चाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए,
हाँ, सोचिएगा जरूर कि मेसोलिथिक कला में जानवरों का इतना ज्यादा चित्रण क्यों है। ये उन लोगों के अपने आसपास की दुनिया को देखने के नजरिए, उनके वर्ल्ड व्यू के बारे में क्या बताता है? क्या जानवर सिर्फ भोजन थे या उससे कहीं ज्यादा? जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।